सो हेलो एवरीवन, मैं सेल्फ राहुल भट्टाचार्य। आज की वीडियो में हम मेनली पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर के बारे में। हमने थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, तो आज हम मेनली उसके टेम्परेचर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बट इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स में ये थोड़ा एडवांस लेवल है और स्कूल लेवल से, तो आज हम पढ़ लेते हैं होता क्या है। सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं अपना, थर्मोडायनेमिक्स। पढ़ने वाले टेम्परेचर के बारे में। एक सेकंड मैं ज़रा फ़ोन कर, तो काफ़ी होगा। ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स में टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं व्हाट इज़ टेम्परेचर। इसकी डेफिनेशन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा। टेम्परेचर क्या होता है? तापमान। तापमान माने किसी चीज़ को नापने के लिए टेम्परेचर यूज़ होता है। ठीक है, मेनली क्या होता है, जो एक गर्म चीज़ को, मतलब हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी से डिस्टिंग्विश करता है, वो उसे टेम्परेचर कहा जाता है। जैसे कि ये गर्म है, ये 65 डिग्री सेल्सियस में, ये 65 डिग्री, ये 10 डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, मान लो इन दोनों का शेप एक जैसा है, एक ही बॉडी, ये बॉडी ए है, ये बॉडी ए है, बस टेम्परेचर यहाँ पे टी ये है और टी यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ओनली टेम्परेचर। हीट, हीट कह लो, हीट मतलब फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी जो हमारा टेम्परेचर। तो इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें डिफरेंस है हमारे सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का, तापमान का। इसको गर्म तापमान में हमने रखा है, यहाँ पे इसे ठंडे तापमान में रखा है, सिर्फ उस चीज़ का डिफरेंस है इधर। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हमारे पहले के साइंटिस्ट ने टेम्परेचर के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे कि क्या सिर्फ टेम्परेचर हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में ही बताने के काम आता है। इसके बेसिस पे क्या हम कोई लॉ दे सकते हैं जो कि बाद में आगे काम आए? तो कुछ देर बाद, कुछ समय बाद एक साइंटिस्ट ने एक लॉ दिया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। बहुत ही सिंपल सा लॉ है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ये कहता है, अगर तीन बॉडी है ए, बी और सी, अगर ए का टेम्परेचर 65 डिग्री है, या 10, ए का टेम्परेचर अगर कुछ है, मान लो 50 डिग्री है, तो सी का भी टेम्परेचर जिससे वो कनेक्टेड है, उसका भी टेम्परेचर 50 डिग्री अगर है, तो ये दोनों किस में हुए? थर्मल इक्विलिब्रियम में। सबसे पहले आपको इसका मतलब, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब मैं अभी आपको समझाता हूँ। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दोनों टेम्परेचर सेम रहना, मतलब दोनों का सेम स्टेट रहना। ठीक है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या? सेम सेम। थर्मल मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर दोनों का सेम सेम। इसे इस भाषा में समझते हैं। ठीक है, दोनों का टेम्परेचर ये क्या होगा? ये रहेगा आपका थर्मल इक्विलिब्रियम में। ठीक है, सिमिलरली अगर बी का भी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस ही है, तो ये दोनों का टेम्परेचर भी सेम रहेगा। वो तो हमें दिख ही रहा है कि इसका भी 50 है, इसका भी 50 है। ठीक है, वो तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे के समझाया। मेनली इस लॉ को ऐसे कहा जाता है, अगर ए जो बॉडी है वो एक बॉडी है बी, उसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और एक और बॉडी है सी, उसके साथ भी ये अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो बी और सी जो होंगे वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होंगे। ए जो है, टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, पॉइंट नंबर वन। टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, पॉइंट नंबर टू। फ्रॉम 1 and 2, it is clearly visible that temperature of B is equal to, should be equal to temperature of C। ये हमें पाया। एग्जैक्ट नहीं, देखो यार, तुम्हें पता है 0.1 डिग्री, 0.2 डिग्री, फिजिक्स तो ज़्यादातर, फिजिक्स केमिस्ट्री तो ज़्यादा नहीं, सॉरी फिजिक्स मेनली ज़्यादातर तो थोड़ी बहुत अजम्पशंस पे चलती है, तो उतना हम एक्यूरेटली नहीं, पर पॉइंट, अगर पॉइंटों की थोड़ी बहुत वो हम दिक्कत हटा दे तो ज़्यादातर जो है वो एक तरह से बराबर ही आएगी। तो ये था हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चंस भी आते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की होता क्या है। तो मैं आपको एक और बार बता दूं कि एक बार जीरोथ लॉ होता क्या है। व्हेन बॉडी ए, व्हेन बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम with a body B and
also with body C, then B and C will also be in thermal equilibrium। ये बात आपको समझ में आई? वही बात है जो मैंने ऊपर लिखी ना, ये टेम्परेचर वाली, यही बात है पूरी पूरी। अगर ए जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है बी के साथ, ठीक है, और वही बॉडी सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम, तो जो दो अलग बॉडीज़ हैं वो भी एक साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में ही होंगी। ये कहते हैं हमारा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो बस यही था मेनली इस वीडियो में। तो बट मेनली आपको मैं और बता देता हूँ कि टेम्परेचर नापने के पहले बहुत सारे मेजर हुआ करते थे। ऑफ कोर्स थर्मोडायनेमिक्स का जन्म जो है वो टेम्परेचर से ही हुआ है। इसको नापने के लिए अब तो जो हमारे फ़ारेनहाइट से जो डिग्री सेल्सियस में जो कन्वर्ट करते हैं, एफ इज़ इक्वल टू, ये ऐसा होता है शायद से, एफ इज़ इक्वल टू 9/5 इंटू में सी प्लस 32। ठीक है, यही हमारा होता है। और इसको कन्वर्ट करने के लिए हो जाता है सी डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में अगर तुम्हें कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाता है, 5F/9 - 32 इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये आ जाता है। ये तो सबको पता है, ये तो सिंपल सिंपल छोटी छोटी चीज़ें। बट हमें ये तो पता है ना कि थर्मोडायनेमिक्स का जो जन्म हुआ है वो टेम्परेचर की वजह से ही हुआ है। यही है बस, कुछ बहुत टेम्परेचर है। अच्छा, थोड़ी बहुत जो टेम्परेचर आइडियल गैस के बारे में तुम्हें बताना था कि आइडियल गैस क्या होते हैं। देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, ये जो है आइडियल गैस क्या होता है। आइडियल गैस की एक इक्वेशन होती है, ये हमारा आगे काम आएगा। यही लॉ जो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यही बहुत काम आने वाली है। ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता क्या है, पी इंटू में वी इज इक्वल टू एन आर टी। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर, हमारा एक 11th में चैप्टर था नॉन मेडिकल का, उसमें हमने ये पढ़ा था क्लास 11th में। पी मतलब होता है प्रेशर, वी माने होता है वॉल्यूम, एन माने होता है मोल्स, आर माने होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। वो मैं इसकी वैल्यू बता देता हूँ। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.83 जूल, ऐसा कुछ होता है शायद से, जूल किलो जूल मोल पर सेकंड, ऐसा कुछ होता है इसकी यूनिट। और टी माने सबको पता है टेम्परेचर। ठीक है, तो P1, हाँ, ये हमारा पूरा PV इज इक्वल टू एन आर टी हमारा एक पूरा फॉर्मूला होता है, जिसमें से हम मेनली एन और आर को कांस्टेंट मानते हैं एक पर्टिकुलर गैस की इक्वेशन निकालने के लिए। वो कैसे मानते हैं, तो PV इज इक्वल टू टी। ठीक है, एन और आर को कांस्टेंट ले लिया कोई सी, पर सी को हम लिखते नहीं है क्योंकि एक गैस निकाल रहे हैं यार। मान लो एक बॉयलर लिया, मतलब एक छोटा सा वेसल लिया, उसमें हमने गैस डाल दी, गैस का मॉलिक्यूल मेजर कर लिया। अब उसकी हर एक प्रॉपर्टी के लिए हम उसके मोल्स का वॉल्यूम थोड़ी ना डालते रहेंगे, हम उसके पार्टिकल्स की चीज़ थोड़ी ना डालते रहेंगे। वो तो डिपेंड करेगा ना। हमने एन और आर को, आर तो है ही हमारा कांस्टेंट, आर की वैल्यू तो मैंने आपको बताई दी, बस यूनिट का कंफर्म नहीं है। बाकी इसकी आर की वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड तो यही है। एन की वैल्यू हमने किसी भी एक पर्टिकुलर गैस के लिए, जैसे मान लो इसमें इतने पार्टिकल्स हैं, मैंने आपको बता दिया एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो उसके बिहाफ पे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट मेन जो इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू टी, इसको हम ट्रांसफॉर्म करके ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसके बेसिस पे हमारी बहुत सारी इक्वेशन हैं। कुछ बहुत इक्वेशन जो होती हैं हमारी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। जब हमें ये इक्वेशन हमें कहाँ यूज़ करनी होती है, ये इक्वेशन हमें तब यूज़ करनी होती है, मान लो एक सिलेंडर है। ठीक है, ये गाड़ी का एक सिलेंडर है पिस्टन वाला, ठीक है, और ये पिस्टन है। और ये ऐसे कनेक्टेड रहता है ना, शाफ्ट, क्रैंक शाफ्ट पिस्टन, ये टाई रॉड, ठीक है, ये क्रैंक पिन। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये सिलेंडर है और ये अगर आपका क्या कहते हैं इसे पिस्टन है, ठीक है, मान लो यहाँ पे जो प्रेशर है, ये देखो यहाँ पे अभी ये ऊपर गया ना, तो अभी ये नीचे आएगा नीचे, तो यहाँ पे जो इसने यहाँ पे ये स्पार्क प्लग, ये छोटा सा इसने जो प्रेशर बनाया, इतना तगड़ा प्रेशर है यहाँ पे, वो है P1। और वॉल्यूम जो इतना सा छोटा सा वॉल्यूम है, ये है हमारा V1। मान लो अभी कुछ सेकंड बाद ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये सब इसे भूल जाओ। ठीक है, इसे भूल जाओ अब। तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का हमने जो पी है
वो हमने मान लिया V2। अब हमें प्रेशर बताना है। क्वेश्चन में तुमने ऐसे पूछ लिया कि ये जो है पहले यहाँ पर था, ये जो है सिर्फ ये फिगर दे दी कि ये P1 V1 दे दिया तुम्हें, प्रेशर दे दिया यहाँ पे 10 बार है, वॉल्यूम दे दिया इतने मीटर क्यूब है, और यहाँ पे तुम्हें बोल दिया कि यहाँ पे सिर्फ इतने बार तुम्हें निकालो, वॉल्यूम हमने तुम्हें दे रखी है। कैसे करोगे? तब तुम्हें P1 V1 दे रखा है, P2 तुम्हें निकालना है, V2 की वैल्यू तुम्हें गिवन है, तो तुम यही फॉर्मूला लगाओगे, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। बस अब अब साइंटिस्ट ने थोड़ा सा और दिमाग लगाया। उन्होंने सोचा कि हम थोड़ा इस क्वेश्चन को और टफ कर देते हैं, तो उन्होंने सिंपली क्या किया, P1 V1 की जगह इसमें एक और P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। इसमें देखो चीज़ें और क्लियर हो रही हैं एक साथ। यहाँ पे टेम्परेचर भी आ गया, T1 T2 भी आ गया, P1 V1 भी आ गया, P2 V2 भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो रही हैं, हमें पता चल रहा है कि यहाँ से क्या क्या निकल रहा है। ठीक है, P1 V1 बाई P2 V2 बाई T2 पूरा का पूरा हमारा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे वही बात है, यही के सेम एग्जांपल कंसीडर कर लो। मैंने यहाँ पे बोल दिया वॉल्यूम हमारा कम है, प्रेशर भी कम है, सॉरी हाँ वॉल्यूम कम है, प्रेशर ज़्यादा है ना, तो प्रेशर ज़्यादा है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। एक सेकंड, हाँ टेम्परेचर ज़्यादा, PV इज इक्वल टू T। हाँ तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी तो बढ़ेगा ना। ठीक है ठीक है ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो मैं अब इसे कह सकता हूँ कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, T1 होगा, तो यहाँ पे मुझे टेम्परेचर बताया। मान लो तुम्हें यहाँ पे वॉल्यूम भी दे दिया, अब इसका टेम्परेचर बताओ। एक सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करो यार, ज़्यादा दिमाग लगाने की। एक छोटा सा वो गुब्बारा है जो हवा में उड़ जाते हैं ना, ये एक बहुत बड़ा गुब्बारा है, उससे इसके अंदर है प्रेशर है P1 और वॉल्यूम है इसका V1। ठीक है, और इसका टेम्परेचर जो है उसके अंदर की जो गैस है वो है T1। ठीक है, वही सेम गैस, ठीक है, वही सेम गैस एक दूसरे गुब्बारे में भरी गई जिसका प्रेशर है P2। ठीक है, इसका जो बलून का जो वॉल्यूम है जिसके अंदर ये गैस जा रही है वो है V2, और टेम्परेचर इस गैस का तुम्हें T2 निकालना है। इसके अंदर के गैस का टेम्परेचर कितना होगा? तो वैसे ये मेनली, वैसे तो मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे इन दोनों बलून्स को एक तरह से सिलेंडर माना जाता है, क्योंकि थर्मोडाइनमिक्स वही काम आता है जहाँ पे थोड़ा बहुत हीट का रिक्वायरमेंट हो। इसके अंदर का टेम्परेचर कितना ही होगा यार, खुद सोचो, 1 डिग्री 2 डिग्री जाते। खैर तुम्हें बस क्वेश्चन, मैं तुम्हें ऐसे एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूँ। P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। बस ऐसे करके T2 निकाल दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके T2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, T2 हो जाएगा P2 V2 बाई P1 V1 इंटू में T1। बस आ गया आंसर तुम्हारा, और क्या करना था, इसे सॉल्व कर दिया हमने। ठीक है, तो ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, यही था हमारा टेम्परेचर के बारे में। आइडियल गैस कांस्टेंट मैंने तुम्हें पूरा बता दिया, और कुछ बहुत टेम्परेचर में और एक चीज़ बता देता हूँ जो उतना इम्पोर्टेंट तो है नहीं, बट थोड़ा बहुत जो काम आ सकते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर जो होते हैं तुम्हारे, एक तो होता है गैस थर्मोमीटर। गैस थर्मोमीटर के ऊपर न्यूमेरिकल तो आते नहीं है, ऐसे ही आसान से होते हैं। गैस थर्मोमीटर्स हो गए, सेल्सियस टेम्परेचर स्केल, वही मैंने अभी आपको तुम्हें बताया था ना। टेम्परेचर एक केल्विन कितने बराबर होता है? 1 केल्विन होता है 273 डिग्री सेल्सियस, 0.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 केल्विन इज इक्वल टू 273.15 डिग्री सेल्सियस। ये हमें याद रखना है जब हम सेल्सियस टेम्परेचर स्केल करेंगे। सेल्सियस टेम्परेचर स्केल में हमें ये बहुत ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हमें तो फ़ारेनहाइट को उसमें कन्वर्ट करना होगा। और तो इस चैप्टर में मेनली कुछ है नहीं, ज़्यादातर तो ये प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस थर्मोमीटर हमारे उतने काम नहीं आता, ये क्वेश्चंस में पूछा भी नहीं जाता। बस अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, इतना ही था। अगले चैप्टर में हम देखेंगे, ये तो टेम्परेचर में इतना ही आ रहा है, बस डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर का आएगा। गैस थर्मोमीटर का क्या काम होता है, ठीक है, गैस थर्मोमीटर अभी तो बहुत सारे तरह के आ गए हैं। गैस थर्मोमीटर तो शायद अब बंद भी हो गया होगा, गैस थर्मोमीटर। फिर आपका आता है डिजिटल थर्मोमीटर, फिर आ गया आपका मरकरी थर्मोमीटर, और ऐसे कर करके और भी 2-3 आते होंगे यार। इनके बारे में बस थोड़ा बहुत डेफिनेशन पढ़ लेना कि गैस थर्मोमीटर, मरकरी थर्मोमीटर के अंदर तो मरकरी रहती है जो हमें कैरी नहीं करने देती। बस यही सब कुछ चीज़ें हैं जो हमें पता होना चाहिए। बाकी तो मैंने अभी आपको पूरा बता दिया, और इसके बेसिस पे कुछ बहुत न्यूमेरिकल्स आएंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। ये इसके जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स पे बस कंसेप्ट पूछा जाता है कि अगर एक सिस्टम कर रहा है वर्क,
इस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? अगर एक सिस्टम कर रहा है वर्क, ठीक है, तो अगर इसके अंदर वर्क चल रहा है तो वर्क से इसके अंदर अंदर की एनर्जी, एडियाबेटिक वॉल नहीं है, नॉन एडियाबेटिक वॉल है, ठीक है। नॉन एडियाबेटिक मतलब समझते हो ना? नॉन एडियाबेटिक मतलब जो अंदर का जो हीट जनरेट हो रहा है वर्क करने से वो बाहर भी निकल रहा है, और एडियाबेटिक मतलब अंदर ही अंदर हीट खत्म हो जाता है, मतलब बाहर नहीं निकल पाता, खत्म तो नहीं होता, बाहर नहीं निकल पाता, ठीक है। नॉन एडियाबेटिक वॉल मतलब मान लो प्रेशर कुकर, क्योंकि उसके वॉल से हीट ट्रांसफर बाहर आती है, बस। तो इसके अंदर वर्क चल रहा है, हीट हो रहा है, कुछ उबल रहा है उबल रहा है उबल रहा है, तो यहाँ से जो हीट पास हो रही है तो इससे हमने एक और सिस्टम कनेक्टेड कर दिया, तो इसका कितना टेम्परेचर होगा, और उससे इससे हमने एक और सिस्टम कनेक्ट कर दिया, इसका क्या टेम्परेचर होगा। ऐसे कर करके हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको पूरा न्यूमेरिकल से बताऊंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। चलो यार, थैंक यू सो मच। ओके।